properties of bulk matter. अब बल्क मैटर क्या होते हैं? सबसे पहली चीज जो हमें समझनी चाहिए वो ये कि बल्क मैटर किसे कहते हैं। अब बल्क मैटर को समझने से पहले हमने एक टर्म पढ़ा है जिसको आप लोग कहते हो सॉलिड। लेकिन सॉलिड या एक टर्म और पढ़ा है रिजिड। जब आप रोटेशनल मोशन पढ़ते हो तो वहां पर आपने रिजिड बॉडी पढ़ी हुई है। कौन सी वाली बॉडी? रिजिड बॉडी। जब भी रिजिड बॉडी आपके माइंड में आता है तो सबसे पहली चीज जो आपके माइंड में आएगी, रिजिड बॉडी का मतलब कुछ सॉलिड चीज है ना, कुछ सॉलिड हो, वो हमारा रिजिड बॉडी कहलाता है। अब सॉलिड की जो डेफिनेशन है वो आप लोगों ने ये पढ़ी है कि जिसका वॉल्यूम फिक्स हो, जिसकी शेप फिक्स हो, वो सॉलिड कहलाता है। तो रिजिड की भी डेफिनेशन यही होनी चाहिए, जिसका वॉल्यूम फिक्स रहे, जिसकी शेप फिक्स रहे। लेकिन ये जो बात है रिजिड बॉडी के बारे में कि उसकी शेप फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, ये आधी बात है, ये कंप्लीट बात नहीं है। क्योंकि अगर हम इन डेप्थ अगर जाकर देखें तो जितनी भी रिजिड बॉडी हैं उनकी शेप को, उनके वॉल्यूम को क्या किया जा सकता है? चेंज किया जा सकता है बाय अप्लाइंग फोर्स। ठीक है, तो कोई भी रिजिड बॉडी को जब हम फोर्स लगाते हैं और उसको डिफॉर्म करते हैं, किसी भी रिजिड बॉडी को जब हम फोर्स लगाते हैं और डिफॉर्म करते हैं तो उस फोर्स का नाम होता है डिफॉर्मिंग फोर्स। कौन सा वाला फोर्स? डिफॉर्मिंग फोर्स। फिर से बात को ध्यान से समझिए। जैसे मान लो आपके पास कोई एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, जैसे आपके पास ये एक पेन है। इस पेन पर अगर मैं कोई एक फोर्स लगाऊं, ऐसे इस तरह से कोई एक फोर्स लगाऊं इस पर, तो आपको क्या ऐसा लग रहा है देखने से कि ये अंदर दब रहा है? तो आंसर है नो, नहीं दिखाई दे रहा है। यस, आपके पास कोई सॉलिड बॉडी है, उस पर आप फोर्स लगा रहे हैं, उसको खींच रहे हैं, जैसे मैं इसको ऐसे पकड़कर खींचूं तो ऐसे खींचने पर क्या ऐसा दिख रहा है कि इसका साइज बढ़ रहा है? तो आंसर है नो। तो जो रोटेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट है उससे अगर रिजिड बॉडी को आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको रिजिड बॉडी या सॉलिड बॉडी के अंदर किसी भी तरह के डिफॉर्मेशन दिखाई नहीं देंगे। जब भी मैं ये कहता हूं कि डिफॉर्मेशन दिखाई नहीं देंगे, इस बात का मतलब ये है कि उनकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आएंगे। और जब मैं ये कहता हूं कि कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं आएंगे, इस बात का मतलब ये है कि उनकी लेंथ में, ब्रेड्थ में, एरिया में, वॉल्यूम में या उनकी किसी भी डायमेंशन में किसी भी तरह के चेंज नहीं आएंगे। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मैं अगर थ्रू आउट द चैप्टर कह रहा हूं कि कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं आएंगे, इस बात का क्या मतलब है? उनके किसी भी तरह के डायमेंशन में कोई चेंज नहीं आएंगे। ठीक, और मैं जो फोर्स लगा रहा हूं और फोर्स लगाकर अगर वो डिफॉर्म हो रही है बॉडी, इसका मतलब डिफॉर्म होने का मतलब क्या हो गया कि उसके डायमेंशन में चेंज आ रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक पेपर है, एक कागज आपने अपनी पेज निकाला है और उस पेज को, पेज अभी कैसा है? रेक्टेंगल है। उसको ऐसे हाथ से हमने ऐसा कर दिया, एक बॉल बना दी उसकी, तो वो एक स्फीयर बना दिया आपने उसका। अब आपने क्या कर दिया? उसको डिफॉर्म कर दिया है। और जो आपने फोर्स लगाया है वो जो फोर्स होगा वो क्या कहलाएगा? डिफॉर्मिंग फोर्स। लेकिन देखने से ऐसा तो नहीं लगता है कि सॉलिड को ऐसे डिफॉर्म किया जा सकता होगा बाय अप्लाइंग फोर्स, क्योंकि टूट जाएगा सर। अगर आप ज्यादा फोर्स लगा दोगे ना इस पेन पे तो ये टूट जाएगा, डिफॉर्म नहीं होगा। तो इसको समझने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है इलास्टिसिटी। ठीक है, व्हाट इज इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल पोजिशन व्हेन फोर्स इज रिमूव्ड बाय ऑन इट। ओके, इस बात का मतलब ये है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कोई एक स्प्रिंग लिप है ना, वहां पर एक मेरे पास स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग को मैंने खींचा। ठीक, जब मैं खींच कर रखता हूं तो वहां पर वो कुछ नहीं कर पा रही है स्प्रिंग, लेकिन जैसे ही मैंने इसको यहां से छोड़ा ये स्प्रिंग वापस चली गई। तो उसने किसको रिगेन कर लिया? अपनी ओरिजिनल पोजीशन को। ये टेंडेंसी जो है कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रहने की प्रॉपर्टी जो है ये हर एक बॉडी के पास होती है, जिसको आप न्यूटन के अकॉर्डिंग देखो तो उसको आप इनर्शिया कहते हो।
है ना? हमने देखा था ना कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा ही रहना चाहता हूं, ये बॉडी यहां पर खड़ी है तो यहीं पर रहना चाहती है, तो दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। बट सॉलिड के केस में हम ये समझ सकते हैं कि ये इनर्शिया की प्रॉपर्टी की वजह से इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को दिखाते हैं, और इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को अगर आप बड़े पिक्चर में देखना चाहते हैं तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो ये मेरे पास एक सॉलिड है, ठीक है, ये मेरे पास एक सॉलिड है, और इस सॉलिड के अंदर ये सॉलिड बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, अनलिमिटेड, मुझे नहीं पता कितने, बहुत सारे होंगे। उनमें से मैं कुछ पार्टिकल को अगर मैं यहां पर बनाऊं, जैसे मान लो ये पार्टिकल है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, और ये ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ यहां पर बहुत सारे पार्टिकल रहे होंगे ऐसे करके, ठीक है। मैं बहुत सारे तो नहीं बना रहा हूं, बट मैंने यहां पर कुछ बना दिए केवल समझाने के लिए। अब अगर मैं ये कहूं कि मैं इस वाले पार्टिकल पर फोर्स लगा रहा हूं, तो आप कहोगे कि सर उससे कोई चेंज नहीं आएगा इसके डायमेंशन में, क्योंकि यहाँ पर गैप ही नहीं दिख रहा। दिख रहा है क्या गैप? नहीं दिख रहा, इतने पास पास है कि आप इधर फोर्स लगा रहे हो, कुछ हो ही नहीं रहा, दिख नहीं रहा है वो। लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा है, इसको आपको दिखने लगेगा इसी फिगर के अंदर, अगर मैंने इस फिगर को ऐसा बनाया होता। कैसा? जैसे ये एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच में यहां पर मैंने एक फोर्स बना दिया। हर दो पार्टिकल के बीच में एक फोर्स होगा, कौन सा फोर्स? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यस, अगर मैं उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को आपको स्प्रिंग की तरह बनाकर दिखाता हूं तो आपको बात समझ में आएगी। ये जो फोर्स है ये क्या करता है? इन दोनों पार्टिकल को पास पास रखता है, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच के रखता है। तो अगर मैं इस वाली बॉडी, इस वाले पार्टिकल को पकड़कर इधर खींचूं तो ये वाला पार्टिकल क्या करेगा? इस फोर्स के सहारे उसको वापस खींचने की कोशिश करेगा, अपनी शेप को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब ये पार्टिकल कौन सी प्रॉपर्टी को दिखा रहा है? इलास्टिसिटी। अपनी पोजीशन को रिगेन करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसे क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। तो इसका मतलब ये इलास्टिसिटी को दिखा रहा है। एट द सेम टाइम अगर मैं इस पार्टिकल को खींचता हूं इधर, तो ये पार्टिकल, ये वाली जो स्प्रिंग है इसमें खिंचाव आएगा, है ना? और अगर मैं उस फोर्स को रिमूव करूंगा तो ये वापस उसको खींच लेगा। तो अगर हम जितनी भी हमारी रोटेशनल मोशन की थ्योरी हैं, उन रोटेशनल मोशन की सारी थ्योरी के अंदर अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को एक स्प्रिंग की तरह ट्रीट करें, तो वहां पर हमें यह देखने को मिलेगा कि जितने भी सॉलिड हैं वो सब के सब इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। अदरवाइज आपको नहीं दिखाई देगा किसी भी सॉलिड में, ठीक। अगर ये इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को शो करते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इनके साथ की जा सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर सॉलिड्स या रिजिड बॉडी अगर इलास्टिसिटी को शो करती हैं तो उनमें एक चीज देखने को मिलेगी, वो ये कि जैसे मान लो ये एक सॉलिड है, ठीक है, ये एक सॉलिड है। अब इस सॉलिड पर मैं एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ मैं क्या कर रहा हूं? एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। तो जो मेरा अप्लाइड फोर्स होगा, जो मेरा अप्लाइड फोर्स होगा वो दरअसल क्या काम करेगा? इसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करेगा, किसकी, इसकी लेंथ में, ब्रेड्थ में, एरिया, वॉल्यूम में, किसी ना किसी चीज में चेंज लेकर आ जाएगा। तो वो जो अप्लाइड फोर्स होगा, क्योंकि वो इसको डिफॉर्म कर रहा है, इसलिए उस फोर्स का नाम हम लोग क्या रख देंगे? क्या नाम रख देंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक, यहां तक ठीक है? क्या नाम रख देंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स। अब ये मान लो इसको खींचकर यहां तक लेकर आ गया ऐसा। अब जैसे ही मैं इस फोर्स को छोड़ूंगा वापस, तो ये वापस अपनी इसी पोजीशन पर आ जाएगा। मान लीजिए कि पहले पोजीशन थी ए बी सी डी ए, और जब खींचा गया तो यहां पर एक नई पोजीशन आ गई थी ई एफ। जैसे ही इस फोर्स को आप हटाओगे ये वापस से एडी वाली पोजीशन पर आ जाएगा। तो ये एडी वाली पोजीशन पर इसको लेकर कौन आ रहा है? इलास्टिसिटी तो एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी किसी चीज को वापस थोड़ी लेकर जाएगी। किसी भी चीज में अगर कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो रहा है या पुश और पुल हो रहा है, तो वहां पर हर हाल में एक ही चीज काम कर सकती है, दैट इज फोर्स। क्या होगा? फोर्स। अगर मैंने आपको इधर खींचा और अगर आप वापस चले गए तो आप किससे जाओगे? फोर्स से वापस जाओगे। यस, तो यहां पर इसका मतलब अप्लाइड फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स के अगेंस्ट यहां पर भी एक फोर्स सेटअप हो जाता है एट द सेम टाइम।
जैसे ही आप इसको इधर खींचोगे तुरंत इधर एक फोर्स सेटअप हो जाएगा। इस बात का क्या प्रूफ है कि जैसे ही आप इधर लगाओगे वैसे ही सेटअप हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो कि किसी स्प्रिंग को थोड़ा सा खींचोगे तो थोड़ा सा वापस जाएगी, ज्यादा खींचोगे तो ज्यादा वापस जाएगी, और ज्यादा खींचोगे तो और ज्यादा वापस जाएगी। तो इसका मतलब अगर आप थोड़ा अप्लाइड फोर्स लगा रहे हो तो थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स आएगा, ज्यादा लगाओगे तो ज्यादा आएगा। तो ये जो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स है, क्योंकि ये इसकी पोजीशन को रीस्टोर कर देता है, इसलिए इस फोर्स का क्या नाम रखा गया है? रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, क्या नाम रखा गया है? रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, अच्छा, अब इसके साथ ही अब एक नई चीज आएगी, आप ध्यान से सुनिए। जब भी किसी सॉलिड पर, किसी रिजिड बॉडी पर, जब भी मैं सॉलिड कहूं तो आप सोचना रिजिड बॉडी, या मैं रिजिड बॉडी कहूं तो आप सोचना सॉलिड, क्योंकि हम सॉलिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। जब भी किसी सॉलिड पर एक डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उसके पर यूनिट एरिया में वो एक स्ट्रेस फील करता है। जैसे मैं आपके हैंड को अभी पकड़ूं और उसको, आपका बाकी का बॉडी फिक्स है, केवल मैं हाथ को खींचूंगा अगर, तो आपको यहां पर क्या फील होगा? एक स्ट्रेस। ठीक, क्योंकि मैं पर यूनिट एरिया पर, ये आपका क्रॉस सेक्शन है हाथ का, इस क्रॉस सेक्शन पर यूनिट एरिया पर मैं क्या लगा रहा हूं? एक डिफॉर्मिंग फोर्स। तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील होगा। दैट इज द स्ट्रेस। वो आपका स्ट्रेस जो टर्म बना है वो कहां से बना है? स्ट्रेस। स्ट्रेस जो टर्म बना है वो यहीं से बना है कि जब भी मैं किसी सॉलिड पर एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाता हूं, डिफॉर्मिंग फोर्स, दैट डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहां पर एरिया नहीं है, सिर्फ एरिया नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉलिड। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब समझ रहे हो? इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? ये इसका क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस जगह पर जितना भी स्ट्रेस, जितना भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाएगा पर यूनिट एरिया, इतने एरिया के अंदर क्या आ जाएगा? स्ट्रेस। यहां पर आएगा क्या? नहीं, यहां पर नहीं आ रहा, क्योंकि यहां वाले जितने भी पार्टिकल हैं उन्हीं पार्टिकल को तो खींचकर आप इधर ले आए हो, तो वो क्या फील कर रहे हैं अभी? स्ट्रेस। ठीक है, तो दैट दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस। डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। एंड स्ट्रेस को आप लोग एस से डिनोट करते हो। कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनमें वो उसको सिग्मा से भी डिनोट करते हैं स्ट्रेस को, बट हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर चलें तो एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंड डिफॉर्मिंग फोर्स को आप चाहो तो रीस्टोरिंग फोर्स भी लिख सकते हो कहीं पर, रीस्टोरिंग फोर्स। क्यों? क्योंकि जितना डिफॉर्मिंग फोर्स होगा उतना ही क्या होगा? रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, इसका अगर आप सिंबॉलिक फॉर्मूला लिखोगे तो S इक्वल्स टू एफ अपॉन ए। इसकी यूनिट बताइए। तो आंसर है कि जो फोर्स है उसकी यूनिट होती है न्यूटन, और एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। सो द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन, न्यूटन क्या है? फोर्स। फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो mlt-2 होता है, और एरिया का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है? L2। ठीक है, तो अगर हम स्ट्रेस का डायमेंशन बच्चों लिखें तो स्ट्रेस का डायमेंशन हमारे पास क्या निकल कर आता होगा? ml, एक L से एक L कट गया ना, ml-1 t-2। ये ठीक है। इस डायमेंशन का बेनिफिट क्या है सर? ये क्यों लिखा गया यहां पर? तो उसका आंसर ये है कि ये m किसको शो करता है? मास को, और मास को अगर मैं mks में लिखूं तो मतलब kg। ठीक है, लेंथ, लेंथ मतलब मीटर, अगर mks में लिख रहे हो, लेंथ को किस में दिखाओगे? मीटर में। पावर -1 है तो नीचे लिख दिया, और t का स्क्वायर, और नीचे सेकंड स्क्वायर। तो अगर मान लो आपके पास सामने कोई क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मान लो नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? kg
पर मीटर सेकंड स्क्वायर ऐसा लिखा हुआ है, तब भी आप क्या सोचोगे, क्या गिवन है क्वेश्चन में? स्ट्रेस। समझ आ रही है बात आपको? डायमेंशन फॉर्मूले क्यों लिख कर दिए जाते हैं बार बार? वो इसलिए कि वहां से आप ये पहचान पाओ कि ये जो क्वांटिटी जब भी गिवन होगी तो क्या गिवन है? स्ट्रेस। ओके, तो व्हाट इज स्ट्रेस? बोलो, स्ट्रेस बताओ क्या होता है? जब भी हम किसी सॉलिड पर कोई फोर्स लगाते हैं तो वहां पर डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है? स्ट्रेस। और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब जब आप स्ट्रेस लगाते हो और जब डिफॉर्म करते हो बॉडी को तो वो अलग अलग तरह से डिफॉर्म होती है, हमेशा एक तरह से नहीं होती है। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं सबसे पहले इसमें यही लिख देता हूं कि स्ट्रेस जब डेवलप होता है बॉडी में तो वो अलग अलग तरह से डेवलप होता है। जैसे टाइप ऑफ स्ट्रेस अगर मैं लिखूं तो टाइप ऑफ स्ट्रेस को आप ऐसे समझिए, टाइप ऑफ स्ट्रेस में कहूंगा मैं स्ट्रेस दो टाइप का होता है। ठीक है, टाइप ऑफ स्ट्रेस के अंदर पहला जो टाइप आता है वो है नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, सबसे पहला टाइप आपका कौन सा आता है? नॉर्मल स्ट्रेस। और दूसरा आपका जो टाइप रहता है वो है टेंजेंशियल या शेयर स्ट्रेस। टेंजेंशियल या जिसको आप कहते हो क्या? शेयर स्ट्रेस। अब इस बात का मतलब क्या है कि स्ट्रेस तो स्ट्रेस है, लेकिन स्ट्रेस को क्लासिफाई क्यों किया गया? क्योंकि जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर हर बार अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में अलग अलग तरह से चेंज आएगा। जैसे लेंथ में अलग तरह से आएगा, वॉल्यूम में अलग तरह से आएगा, तो उसके बेसिस पर हमने चीजों को क्लासिफाई कर दिया है। तो जैसे नॉर्मल स्ट्रेस की बात करें तो नॉर्मल स्ट्रेस में सबसे पहली चीज तो इसका नाम नॉर्मल स्ट्रेस इसलिए रखा गया कि जब भी हम बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल लगाएंगे। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक सरफेस है, इस सरफेस पर अगर मैं ऐसे फोर्स लगाता हूं ऐसे, तो मैं नॉर्मल नहीं लगा रहा हूं, 0 डिग्री पर लगा रहा हूं। अगर मैं ऐसे लगाता हूं तो अब आपको एंगल कितना दिखाई दे रहा है चारों तरफ से? बताओ, 90 डिग्री दिखाई दे रहा है। तो आप क्या कहूंगा कि मैं फोर्स कैसा लगा रहा हूं? नॉर्मली। अगर मैं इसको बाहर भी खींच रहा हूं तब भी नॉर्मली, अंदर दबा रहा हूं तब भी नॉर्मली। तो इस तरह की जितने भी फोर्स जो डिफॉर्मिंग फोर्स हैं जब जो कि नॉर्मली लगाए जाएंगे यानी परपेंडिकुलरली लगाए जाएंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, वहां पर जब भी स्ट्रेस सेटअप होगा दैट स्ट्रेस इज नोन एज नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक, अब नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर भी कई कैटेगरी आ जाती हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहली कैटेगरी आती है टेंसाइल स्ट्रेस। क्या आती है? टेंसाइल स्ट्रेस। व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेस? तो इसका आंसर ये है कि मान लो हमारे पास एक सॉलिड है, ठीक है, हमारे पास एक सॉलिड है इस तरह से सपोज करो, और इस सॉलिड पर मैं एक फोर्स लगा रहा हूं। ठीक है, मैंने एक बाहर की तरफ ये एक फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स। इससे क्या हुआ? इस सॉलिड के लेंथ में कुछ चेंज आ गया, ये इतना चेंज हो गया। पहले मान लो इसकी ओरिजिनल लेंथ थी L, ठीक है, और मैंने इसमें फोर्स लगाकर इसमें डेल्टा L चेंज ला दिया, डेल्टा L। तो अब नई लेंथ कितनी हो गई बताओ? L प्लस डेल्टा L। ठीक, यहां पर लेंथ डिक्रीज हुई है या इंक्रीज हुई है? इंक्रीज। तो जब भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाकर, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया जब हम लगाते हैं, या हम ये कहें कि जब भी हम किसी सॉलिड पर नॉर्मली एक फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स को लगाने से अगर उस सॉलिड की लेंथ में इंक्रीज हो रहा है तब वहां पर जो स्ट्रेस सेटअप होगा उस स्ट्रेस का नाम क्या होगा? टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, वो स्ट्रेस जो कि तब सेटअप हुआ है जब लेंथ में इंक्रीज हुआ है। टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है? वो स्ट्रेस जो कि तब सेटअप हुआ था जब किसमें चेंज आया? लेंथ में। चेंज नहीं, इंक्रीज आया, किसमें? लेंथ में।
तब वो क्या कहलाएगा? टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है। अच्छा, इसी में दूसरी कैटेगरी आती है आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेस। दूसरी कैटेगरी क्या आती है आपकी? कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब कंप्रेसिव स्ट्रेस में आप देखो क्या हो रहा है, सेम चीजें ही चल रही हैं। जैसे मान लो आपके पास एक सॉलिड बॉडी है और इस सॉलिड बॉडी पर आपने नॉर्मली एक फोर्स लगा दिया ऐसे, ठीक। जैसे ही आपने ये फोर्स लगाया तो ये अंदर की तरफ कंप्रेस हुआ और कंप्रेस होने पर इसका नया लेंथ ये आ गया। तो पहले जो इसकी ओरिजिनल लेंथ थी वो कितनी थी? एल, जो कि पहले थी, ठीक। और आपने इसको पुश कर दिया अंदर और इसमें डेल्टा एल चेंज ला दिया। तो अब जो नई लेंथ इसकी आएगी वो कितनी होगी? एल माइनस डेल्टा एल, ठीक है। एल में से डेल्टा एल कम कर दो। तो अब यहां पर आप अगर ध्यान से देखो तो जब आपने नॉर्मल, जब स्ट्रेस सेटअप हुआ तो कब सेटअप हुआ? जब लेंथ में क्या आया? डिक्रीज, ठीक। तो अगर लेंथ में इंक्रीज आ रहा है तब जो स्ट्रेस होगा वो टेंसाइल स्ट्रेस, और जब लेंथ में डिक्रीज आ रहा है तब जो स्ट्रेस सेटअप होगा वो कंप्रेसिव स्ट्रेस। इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? यस और नो आंसर बोलो फटाफट से। ये क्लियर हुआ? अच्छा, फिर थर्ड जो हमारे पास टाइप होता है, थर्ड हमारे पास टाइप होता है वो होता है बच्चों टेंसाइल स्ट्रेस हो गया, कंप्रेसिव स्ट्रेस हो गया, और फिर हमारे पास आता है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ठीक है, थर्ड हमारे पास कौन सा आता है? हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या होता है? अब हाइड्रोलिक स्ट्रेस के केस में भी हम नॉर्मली फोर्स ही लगा रहे हैं, जैसे हमने यहां पर नॉर्मल, यहां पर भी नॉर्मल लगाया, अब भी हम नॉर्मल फोर्स लगा रहे हैं। जैसे ये मैं सरफेस के हर बार कैसा फोर्स लगा रहा हूं? नॉर्मल, ठीक। अब ऐसा जब मैं चारों तरफ से फोर्स लगा रहा हूं तो क्या हुआ, इस बॉडी में कुछ चेंज आ जाएगा। पहले मान लो इसका कुछ वॉल्यूम रहा होगा V, ठीक। अब इसके वॉल्यूम में कुछ चेंज कर दिया हमने, कितना चेंज कर दिया? डेल्टा V चेंज कर दिया। तो अब जो इसका वॉल्यूम बचा हुआ है वो कितना? V माइनस डेल्टा V, ठीक। तो जब भी वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, शेप में चेंज नहीं आ रहा है। ध्यान रखना, वॉल्यूम में तो चेंज आ रहा है बट शेप चेंज नहीं हुई है। पहले भी स्फीयर था और अब भी क्या है? स्फीयर, ठीक। तब हम कहेंगे कि ये स्ट्रेस कैसा है? हाइड्रोलिक स्ट्रेस। अब एक इंपॉर्टेंट बात नोट कर लो कि जब भी नॉर्मल स्ट्रेस की बात होगी, नॉर्मल स्ट्रेस के केस में कभी भी शेप में चेंज नहीं आएगा। ये पहले भी क्या था? सिलेंडर। लेंथ में चेंज आया, अभी भी क्या है? सिलेंडर। कंप्रेस किया, लेंथ डिक्रीज हुई, तब भी क्या है? सिलेंडर। वॉल्यूम में चेंज आया, तब भी ये क्या है? स्फीयर। तो नॉर्मल स्ट्रेस में और जो मैंने आपका टेंजेंशियल लिख कर दिया है, इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है, ठीक है। ये तो डिफरेंस है कि हम फोर्स जो लगा रहे हैं वो नॉर्मल लगा रहे हैं इसमें, और उसमें नहीं लगा रहे हैं, उसमें किसी एंगल पर लगाते हैं, इसमें नॉर्मल लगाते हैं 90 डिग्री पर। और दूसरा बड़ा डिफरेंस क्या है कि इसमें जब भी स्ट्रेस सेटअप होगा तो उस टाइम पर सॉलिड की शेप में कोई भी चेंज नहीं आया होगा, वॉल्यूम में चेंज, लेंथ में कुछ चेंज आए होंगे। क्लियर बात? अच्छा, दूसरे टाइप का जो आपका होता है वो है टेंजेंशियल और शेयर स्ट्रेस। टेंजेंशियल और शेयर स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो जैसे टेंजेंशियल स्ट्रेस में आपको लिखकर दिखाता हूं यहां पर, ये सेकंड टाइप है स्ट्रेस का। उसमें नॉर्मल स्ट्रेस के ये 3 टाइप हो गए, ये नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर आते हैं 3, ठीक है। अब मैं कौन सा वाला बता रहा हूं आपको? टेंजेंशियल और शेयर स्ट्रेस। टेंजेंशियल और शेयर स्ट्रेस, अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझना है ना कि व्हाट इज शेयर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस,
तो उसका सिर्फ एक आंसर है, सुनो। किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाएं, उस बॉडी का वॉल्यूम चेंज ना हो बट उसकी शेप चेंज हो जाए, तो वहां पर जो स्ट्रेस सेटअप होगा उसको हम शेयर स्ट्रेस कहेंगे। फिर से, किसी भी बॉडी पर हम क्या लगाएं? फोर्स। फोर्स लगाने पर क्या चेंज हो जाए? शेप। क्या चेंज ना हो? वॉल्यूम। तब हम क्या कहेंगे? वहां पर कौन सा स्ट्रेस है? टेंजेंशियल या शेयर स्ट्रेस। तो देखो, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं कि ये सपोज करो एक मेरे पास एक सॉलिड है ऐसा, ठीक है, ये कोई एक सॉलिड है। इस सॉलिड की जो सबसे नीचे वाला जो बेस है, ये जो बेस है, इसको मैंने फिक्स कर दिया एक जगह पर, ठीक है। क्या कर दिया? फिक्स कर दिया है। और फिर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर यहां पर यहां पर कहीं पर किसी एक जगह पर ना फोर्स लगा रहा हूं। सपोज करो मैं यहां पर फोर्स लगा रहा हूं एफ। जैसे ही मैंने इस पर फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने पर क्या हुआ कि ये वाली जो सरफेस थी, ये वाली सरफेस किसी एंगल पर चली गई ऐसे, ठीक। और जब ये गई एट द सेम टाइम ये भी किसी एंगल पर चली गई ऐसे, ठीक है, ये ऐसे। अब हमारे पास जो पहले जो सॉलिड था ए बी सी डी, सपोज करो ये एक रेक्टेंगल था, है ना। अब हमारे पास जब हमने फोर्स लगा दिया है, तो अब हमारे पास एक नई शेप आ गई है, रोम्बस। दिखाई दे रहा है आपको? क्या चेंज हो गया? शेप। बट क्या चेंज नहीं हुआ है? वॉल्यूम। जितना वॉल्यूम पहले कंटेन करेगा अब भी उतना ही वॉल्यूम कंटेन करेगा। तो इस केस में जो स्ट्रेस सेटअप होगा इस सरफेस के अंदर, वो स्ट्रेस क्या कहलाएगा? टेंजेंशियल और शेयर स्ट्रेस, ठीक। यहां पर एक एंगल क्रिएट हो जाएगा, ठीक। ये जो एंगल क्रिएट होगा यहां पर, दिस इज कॉल्ड, ओनली दिस एंगल इज कॉल्ड शेयर स्ट्रेस। दिस, केवल इतना जो एंगल है, ये एंगल भी आपको क्या बता देता है कि वहां पर कौन सा वाला स्ट्रेस है? शेयर स्ट्रेस। अदरवाइज नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर कहीं पर भी कोई भी एंगल इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि वहां पर शेप में चेंज नहीं आता है, ठीक है। सो दिस इज टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। तो इसका अगर फॉर्मूला भी पूछा जाता है, फॉर्मूला वही रखना। जितने भी मैंने आपको स्ट्रेस लिखकर दिए हैं, चाहे वो नॉर्मल स्ट्रेस हो या टेंजेंशियल स्ट्रेस हो, सबका फॉर्मूला क्या है? बोलो। फोर्स अपॉन एरिया। क्लियर बात? फोर्स अपॉन एरिया। तो ये जो स्ट्रेस किसे कहते हैं, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरी बात, उसके टाइप क्या है। एंड तीसरी बात कि जब हम स्ट्रेस सेटअप कर देते हैं किसी भी बॉडी में, जब स्ट्रेस सेटअप हो जाता है तो उसमें एक और प्रॉपर्टी आ जाती है, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं स्ट्रेन। उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं स्ट्रेन। हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है कि नून ऐप पर मैं फ्री लाइव क्लासेस ले रहा हूं क्लास 12th के लिए। एक पीसीएमबी कोर्स वहां पर पहले से चल रहा है। बच्चों को पढ़ाकर बहुत ही मजा आ रहा है और बच्चों का भी बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। बच्चों की ही डिमांड पर हमने एक कोर्स स्टार्ट किया था बच्चों, वो था अचीवर्स बैच। अचीवर्स बैच के अंदर जो हमने बहुत ही छोटा सा चार्ज रखा था, उसको बच्चों हमने और भी मिनिमम करने का अब सोचा है, और इसीलिए हम एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं अचीवर्स बैच के अंदर। और अचीवर्स बैच के अंदर ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, इसमें आप बच्चों फ्लैट 50% ऑफ मिल रहा है। किनको? फर्स्ट 20 स्टूडेंट को। पहले 20 स्टूडेंट जो इस कोर्स के अंदर अब आज के बाद से इनरोल करने वाले हैं, उनको 50% ऑफ मिलेगा। इस बात का मतलब ये है कि इस बैच के अंदर जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स जो कोर्स पहले आपका 5499 में होता था, वो आपका 50% ऑफ होकर 2749 में केवल रह जाएगा। मेरा जो अपना मैथमेटिक्स का जो कोर्स था सिंगल सब्जेक्ट वाला, जो कि पहले 2299 का था, अब सिर्फ आपको 1149 में मिल जाएगा। मात्र 1000 रुपीज में आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स का कोर्स आपको मिल जाता है। अगर हम बात करें पीसीएमबी की चारों सब्जेक्ट की बच्चों, तो कंप्लीट क्लास 12 की ये जो तैयारी है, जिसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप, डाउट क्लियरिंग सेशन आपको मिल रहे हैं, प्रीमियम नोट्स बच्चों मिल रहे हैं,
7 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन एंड मॉक टेस्ट, ये सब कुछ चारों सब्जेक्ट के लिए आपको 2749 में मिल रहा है। लेकिन किसको? फर्स्ट 20 स्टूडेंट को ओनली। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर ये स्कॉलरशिप बच्चों को दी जा रही है, तो आप भी इसका बेनिफिट जरूर लें।